अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 503 का लेसन नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग डिस्कोर्स एनालिसिस। टॉपिक नंबर 122, टीचिंग डिस्कोर्स एंड इट्स एनालिसिस। व्हाट इज़ डिस्कोर्स? डिस्कोर्स होता क्या है? सिंपल अल्फाज में बातचीत करना, बातचीत को डिस्कोर्स कहा जाता है। ठीक है, वो चाहे आप टेक्स्ट में आप ले लें, वो चाहे आप स्पोकन डिस्कोर्स कर लें, वो जी बातचीत ही होगी। जैसे टेक्स्ट में हम डायलॉग्स वगैरह देखते हैं, वो एक डिस्कोर्स होता है, एक बातचीत हो रही होती है लोगों के दरमियान। डिस्कोर्स स्पोकन डिस्कोर्स में जी हम जैसे आपस में लोग बात करते हैं, वो होता है डिस्कोर्स। अब ये जो डिस्कोर्स हर तरह का हो सकता है, किसी भी सेटिंग में हो सकता है। जिस भी सेटिंग्स में बातचीत हो रही होगी वो बातचीत कहलाएगी डिस्कोर्स। ठीक है। व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस? सिंपल वे में जिस भी सेटिंग में आप जिस तरह भी बातचीत करते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे बिज़नेस सेटिंग में कैसे लोग एक दूसरे से बोलते हैं, सोशल सेटिंग में, एक ख़ास सोशल सेटिंग में कैसे एक दूसरे से बोला जाता है, एक फ्रेंड सर्कल में लोग कैसे बात करते हैं। ये तमाम जितने भी डिस्कोर्स होते हैं, पाए जाते हैं, इनका एनालिसिस करना डिस्कोर्स एनालिसिस में होता है। It ranges from textually oriented views of discourse to socially oriented views of discourse। ना सिर्फ आप ये आपके जो टेक्स्ट हैं, जिस तरह टेक्स्ट में बात होती है, उनको एनालाइज किया जाता है, जबकि आपके सोशली ओरिएंटेड व्यूज़ को भी एनालाइज किया जाता है इन डिस्कोर्स के। आप जब सोशली वे में डिस्कोर्स करते हैं, स्पोकन डिस्कोर्स करते हैं, तो वो कैसे करते हैं उनको भी एनालाइज करते हैं। Discourse analysis is connected not only with language but with all elements and processes which contribute to communication। आपका जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है वो बस लैंग्वेज से और लैंग्वेज की प्रॉब्लम से वास्ता रखता था कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे दो, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जबकि आपका डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो ना सिर्फ लैंग्वेज से लैंग्वेज को एनालाइज करता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जबकि उससे मुतल्लिक जो कम्युनिकेशन होती है, जो डिस्कोर्स होता है, आपकी लैंग्वेज को यूज़ करके आप जो डिस्कोर्स करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज में या अपनी रियल लाइफ में या टेक्स्ट में ही कह लें, वो ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन को करता है एनालाइज, बल्कि आपके टेक्स्ट को भी एनालाइज करता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करते हैं? डिस्कोर्स एज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आपकी सोसाइटी में जो भी रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, उस रियलिटी के हवाले से आप कैसे डिस्कोर्स करते हैं अपनी सोशल सेटिंग्स के मुताबिक, ये एक होता है। डिस्कोर्स एंड सोशली सिचुएटेड आइडेंटिटीज़। आप अपनी एक सोशल आइडेंटिटी के मुताबिक किस तरह डिस्कोर्स करते हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है उसके मुताबिक आप कैसे डिस्कोर्स करते हैं अपनी सोशल सेटिंग्स में। डिस्कोर्स एंड परफॉर्मेंस। आर डिस्कोर्स इज़ अ डांस। while we say something we also do it। डिस्कोर्स के ज़रिए आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब एक वो होता है ना, क्या था वो जो डिस्कोर्स का ज़रिए हम कोई काम सर अंजाम देते हैं, एक कोई परफॉर्मेंस करते हैं, वो होता है परफॉर्मेंस। कि डिस्कोर्स के ज़रिए आपने कोई काम, कोई एक्शन सर अंजाम दिया। ठीक है। डिस्कोर्स एंड इंटरटेक्सचुअलिटी। जी आप मुख्तलिफ सेटिंग में कैसे डिस्कोर्स करते हैं? बिजनेस सेटिंग में आप कैसे बोलते हैं, आप अपने यारों दोस्तों में कैसे बोलते हैं। इसी तरह टेक्स्ट में अगर डिस्कोर्स को ले आएँ तो आपके फ़िक्शन के कैसा डिस्कोर्स होता है, आपकी फ़िक्शन बुक्स में, आपकी रियलिटी बुक्स में कैसा डिस्कोर्स होता है, ये होता है इंटरटेक्सचुअलिटी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। राइटिंग इज़ मोर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, स्पोकन डिस्कोर्स हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी। जी आपके स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स में क्या फ़र्क होता है? राइटिंग डिस्कोर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और स्पोकन डिस्कोर्स में क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी। ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी मतलब आपके स्पोकन डिस्कोर्स में कैसा ग्रामेटिकल आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, क्या ग्रामेटिकल जो होते हैं गेम्स आप लगाते हैं जो भी, और रिटन में आप कैसे ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आता है। अच्छा जी, अब आ जाएं जी डिफरेंस पे।
डिफरेंस इन रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स। सबसे पहले जी आ जाए लेक्सिकल डेंसिटी। उनका कहना है जो आपका रिटन डिस्कोर्स है ना वो ज़्यादातर लेक्सिकली डेंस होता है, मतलब कि आपके रिटन डिस्कोर्स में नाउन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जा रही होती है, बहुत ज़्यादा नाउन ठोके होते हैं उन्होंने आपके रिटन डिस्कोर्स में। डेंस मतलब गहरा, वो भरा हुआ, डेंस उसे कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि रिटन डिस्कोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा उलझा होता है कंटेंट वर्ड से, नाउन्स से। ठीक है, नॉमिनलाइजेशन ये होता है कि जी वर्ब्स को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट करना। तो उनका कहना है जो आपका रिटन टेक्स्ट होता है ना, रिटन डिस्कोर्स जो होता है वो ज़्यादातर नॉमिनलाइजेशन होता है वहाँ पे। मतलब आप जो भी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि आप अपनी हर बात को, अपने हर वर्ड को नाउन में कन्वर्ट कर दें। एक्शंस एंड इवेंट्स आर प्रेजेंटेड एज नाउन्स रादर देन एज वर्ब्स। ठीक है, एक्सप्लिसिटनेस जी ये होती है कि राइटिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर एक्सप्लिसिट देन स्पीच। दिस व्यू हाउएवर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। जी अब जब राइटिंग डिस्कोर्स जो होता है तो उसको ज़्यादा एक्सप्लिसिट समझा जाता है कि उसका मीनिंग ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, ज़्यादा वाज़िया होता है, ज़्यादा ज़ाहिर होता है। पर फिर भी उन्होंने कहा है इतना भी ज़ाहिर नहीं होता, नॉट एब्सोल्यूट है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? राइटिंग इज़ मोर डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड देन स्पीच। इनका कहना है कि आपका राइटिंग जो डिस्कोर्स होता है वो डी टेक्सचुअलाइज्ड होता है आपकी स्पीच से ज़्यादा। मतलब आपके सामने कोई बात कर रहा है तो आपको जी आप सोशल बैकग्राउंड भी पता है उस चीज़ का, आपको सिचुएशन भी पता है, सब कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट पता है उस बातचीत का जो आपके सामने हो रही है। जबकि आप रिटन जब पढ़ते हैं डिस्कोर्स तो पहले आपको सारा पढ़ना पड़ता है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कोई। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपकी जो राइटिंग होती है वो ज़्यादा डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होती है। स्पॉन्टेनिटी ये जी उनका कहना है जो आपका स्पोकन डिस्कोर्स होता है वो ज़्यादा बेसाख्ता होता है। ठीक है, एक किसी ने आपसे पूछा तो आपने बेसाख्ता उसका जवाब दे दिया, फ़ौरन जवाब दे दिया, जबकि रिटन डिस्कोर्स में नहीं होता। राइटर्स कुछ सोच समझ के पूरा वो लिखते हैं कि क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा। ठीक है, रिपीशन, हेजिटेशन एंड रिडंडेंसी। उनका कहना है कि स्पोकन डिस्कोर्स जो आपका होता है उसमें ज़्यादा आप रिपीट करते हैं, आप हेजिटेट भी करते हैं, या आप बोलते हुए बहुत ज़्यादा कभी बोल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि रिटन डिस्कोर्स जो होता है वो राइटर पूरा एक जो है प्रोसेस से गुज़र के बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में वो अपनी स्टोरी लिखता है या जो भी डिस्कोर्स उसने लिखना होता है वो लिखता है। ठीक है, सोच समझ के, ये नहीं कि एक बात को बार बार दोहरा रहा है या हेजिटेट कर रहा है या इस तरह वर्ड्स की भरमार कर दिया उसने। टॉपिक नंबर 123 कोहेरेंस एंड इंटरटेक्सचुअलिटी। उनका कहना है डिस्कोर्स एनालिसिस का मेन गोल ही यही है कि आपका जो डिस्कोर्स है उसके वो क्या एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, एक मुकम्मल तरतीब से वो मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या होता है? कोहेरेंस होता है ये चीज़। ठीक है, तो इसमें जी आपका जब डिस्कोर्स को एक मुकम्मल मीनिंग जब वो देता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? द कोहेजन रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड और लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर डिस्कोर्स। एक डिस्कोर्स है उसके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस का एक दूसरे से जुड़े होना ज़रूरी है, लेक्सिकली भी ग्रामेटिकली भी। ठीक है, मतलब एक अगर आपने सेंटेंस बोला है ना तो उसका अगला सेंटेंस भी आपके पिछले सेंटेंस से रेफ़र होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक में जी कोई और बात कर रहे हैं तो दूसरे में कोई और बात कर रहे हैं। आपका जो है पूरा डिस्कोर्स एक दूसरे से सेंटेंस लेवल पे भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस लेवल पे एक दूसरे से रेफ़र होते हैं, सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं कोहेजन। ठीक है,
इसके लिए जी कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं इन डिस्कोर्स। वो क्या है जी, रेफरेंस होते हैं जिसमें प्रोनाउंस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाते हैं, इंडोफोरिक एंड एक्सोफोरिक आ जाते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपके सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से रेफर्ड होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में आपने एक बंदे का नाम लिया, अगले सेंटेंस में आपने प्रोनाउन लगा दिया, तो ये जुड़ गया आपका सेंटेंस, एक रेफर्ड सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं जी, आप क्या करते हैं, कोई एक वर्ड का सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं अपने अगले सेंटेंस में। ठीक है, आप जैसे कि मिसाल के तौर पर आई हैव लॉस्ट माई डिक्शनरी, अगले सेंटेंस में क्या आया, गेट अ न्यू वन। अब उसने डिक्शनरी नहीं कहा कि गेट अ न्यू डिक्शनरी, उसने कहा गेट अ न्यू वन। उसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उसने डिक्शनरी की बजाय वन लगा दिया। ठीक है, एलिप्सिस क्या होता है कि आप कोई वर्ड ओमिट कर देते हैं, कोई वर्ड डिलीट कर देते हैं अगले सेंटेंस में। ठीक है, अपने डिस्कोर्स में कोई वर्ड या अपने टेक्स्ट में कोई वर्ड डिलीट कर देते हैं। वो जैसे कि वर यू कुकिंग, उसका अगला सेंटेंस क्या है, नो आई वॉज नॉट। तो उसने क्या कहा, उसने कुकिंग को डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया, एलिप्सिस कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो एलिप्सिस कर दिया उसने, बस कहा नो आई वॉज नॉट। कंजक्शन आप लगाते हैं, कंजक्शन का मुझे नहीं लगता मुझे अब बताना चाहिए, इसके ज़रिए भी जुमले आप जोड़ते ही हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जुमलों का जो एक दूसरे से जुड़ना, जुड़ मिल के एक मीनिंग देना, ये कहलाता है कोहेजन। लेक्सिकल कोहेजन में क्या आता है जी, रिपीशन आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाते हैं कि जी आप अपने जुमलों में एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो वर्ड क्या होता है, वो लेक्सिकल ही होता है ना। तो लेक्सिकल कोहेजन यही होती है कि भाई आप अपने जुमलों में, आप अपने सारे डिस्कोर्स में एक बात को रिपीट कर रहे हैं, एक जुमले को एक वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। या आप सिनोनिम्स यूज़ कर रहे हैं कि जी आपने पहले एक वर्ड बोला, फिर अगले सेंटेंस में आपने उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया, तो ये लेक्सिकल कोहेजन है। अच्छा जी, अब उनका कहना है खाली हमें कोहेजन की ज़रूरत ही नहीं होती, मीनिंग समझने के लिए कुछ और भी चीज़ ज़रूरी होती है, वो होता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस फोकसेस ऑन द यूनिटी ऑफ मीनिंग। आपने डिस्कोर्स कर लिया, आपके सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोहेजन ये होता है, कोहेरेंस ये होता है कि आपका पूरा डिस्कोर्स एक मुकम्मल मीनिंग देना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए आपके डिस्कोर्स में। ये नहीं है जैसे कि मिसाल के तौर पर एक हिस्ट्रिकल पैराग्राफ है, ठीक है, अब हिस्ट्री में पहले 1947 आया, फिर उसके बाद जितनी डेट्स आई तो एक तरतीब से चल रही है, और एक आपका पूरा पैराग्राफ एक मीनिंग दे रहा है, मुकम्मल यूनिटी जाहिर कर रहा है। ये नहीं है कि पहले आपने जी 2000 की बात कर दिया, फिर आप अगले सेंटेंस में 1947 की बात करें। नहीं जी, एक तरतीब से चलें। तो ये तरतीब से जब चलेंगे तो आपका जो है पैराग्राफ एक मुकम्मल मीनिंग देगा। और इसके अलावा ये भी है कि आपने बीच में कोई और बात नहीं कर दी। आप हिस्ट्री की बात करते करते ये नहीं है कि आप किसी और तरफ चले गए, आपका टॉपिक बीच में ही बदल गया। आपके सेंटेंस को, आपके पैराग्राफ को एक पूरा मीनिंग देना ज़रूरी है। तो ये जो एक मुकम्मल मीनिंग होता है, ये होता है कोहेरेंस। कोहेरेंस फोकस ऑन द यूनिटी ऑफ मीनिंग, द की टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंस, एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल। MCQs ये जी जो भी आपके पैराग्राफ में है या डिस्कोर्स में है, उसमें सब कुछ एक सेंस बन रही है, एक मुकम्मल मीनिंग आपकी कन्वर्सेशन से, आपके डिस्कोर्स से आ रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने जी चम्मच की बात करते करते आप बूटों पे चले गए हैं। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होता है, इंटरटेक्सचुअलिटी होता है ये जो बेसिकली टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल आप कह लें, या डिस्कोर्स के डिफरेंट स्टाइल कह लें। जैसे कि अगर आप फिक्शन बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके टेक्स्ट कैसा होगा, क्या स्टाइल होगा, क्या तरीक़ेकार होगा। अगर आप हिस्ट्रिकल बुक पढ़ रहे हैं या हिस्ट्रिकल डिस्कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या आपका होगा टेक्स्ट या स्टाइल व्हाटएवर। तो ये होता है कि जेंडर के हवाले से हम टेक्स्ट को रिकग्नाइज़ कर पाते हैं या टेक्स्ट को हम समझ पाते हैं, ये होता है इंटरटेक्सचुअलिटी। ठीक है,
टॉपिक नंबर 124 कन्वर्सेशनल एनालिसिस सी। अच्छा जी, अब उन्होंने कह दिया है कि डिस्कोर्स ना कन्वर्सेशन से अलग होती है। अब ये उन्होंने कह दिया है, क्या किस बिना पर अलग होती है? कुक ने जी कुछ ऐसे शराइत बताई जिसकी बिना पर कन्वर्सेशन को हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन ये होती है, वो किस बिना पर होती है? इट इज़ नॉट प्राइमरीली नेसेसिटेटेड बाय अ प्रैक्टिकल टास्क। मतलब कि उनका कहना है कि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो आपका पीछे कोई मकसद नहीं होता, ना किसी को परसू करने का, ना किसी को कमांड करने का। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ये होती है कि आप बस बातचीत कर रहे हैं, एमी बोंगियाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। एनी अनईक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ पार्शली सस्पेंडेड। जी, और जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो उसमें लिहाज नहीं रखा जाता कि अगले का ओहदा क्या है, आपका ओहदा क्या है, या इस तरह। तो अनईक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होता है वो पार्शियली सस्पेंडेड होते हैं। उसमें जी अगले के ओहदे का या उसका जो भी मुकाम है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। एक कन्वर्सेशन में ये होता है। द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज स्मॉल, के जो बातचीत हो रही है जिन पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में, वो कम लोग हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जो भी हैं 2 लोग हैं बस, ठीक है। टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट। एक टॉपिक पे बात हो रही है तो उसी पे बात कन्वर्सेशन हो रही है, तो डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो कम ही कन्वर्सेशन में पाए जाते हैं कि जी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है। नहीं जी, ज़्यादातर ये देखा गया कि टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट, ठीक है। टर्न्स इतने नहीं होते कन्वर्सेशन में। टॉक इज़ प्राइमरीली फॉर द पार्टिसिपेंट्स, नॉट फॉर एन आउटसाइड ऑडियंस। जी, जब आप ऑडियंस से बात करते हैं ना, तो समझ लें आप, ये कन्वर्सेशन नहीं है, सिर्फ आप बात कर रहे हैं और दूसरे सुन रहे हैं, तो ये कन्वर्सेशन नहीं होगी। ये सिर्फ 2 लोगों के दरमियान में होगी और उसे ही कन्वर्सेशन कहेंगे। टॉक इज़ प्राइमरीली फॉर द पार्टिसिपेंट्स, के दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। ये नहीं है कि आप ऑडियंस से सिर्फ एक तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये जब सारी शराइत होती हैं तो ही आपकी कन्वर्सेशन कहलाती है। बेस्ड ऑन दिस, क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स, डॉक्टर पेशेंट इंटरव्यूज़ एंड TV क्विज शोज़ आर नॉट कन्वर्सेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हेयर। ठीक हो गया उनका। ये इस शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जब आप क्लासरूम में इस तरह बातचीत करते हैं, या डॉक्टर पेशेंट इंटरव्यू होता है, या TV क्विज़ इस तरह आप देखते हैं, तो जी उनमें ये सारी शराइत मौजूद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर पीपल एक्सचेंज कैरीज एन अनईक्वल पावर बैलेंस। जब आप टीचर से बात करते हैं तो आप उसे बात नहीं कह सकते, उसे आप कन्वर्सेशन नहीं कह सकते, क्योंकि स्टिल एक पावर बैलेंस मौजूद है। आपके टीचर जो है वो आपसे ऊपर है, आपने उसका लिहाज रख के बात करनी है एक लिमिटेड वे में अपने टॉपिक के लिहाज से। अच्छा जी, अब कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या होता है? जी, आपकी इन कन्वर्सेशन को एनालिसिस करना, एक नेचुरल कन्वर्सेशंस को जब वो इस तरह एनालिसिस करते हैं कि किस तरह लोग एक नेचुरल कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो जी कन्वर्सेशन एनालिसिस होता है। इसमें जी अब क्या क्या आता है? टर्न टेकिंग आता है आपकी कन्वर्सेशन में। टर्न टेकिंग क्या होता है कि कब एक टॉपिक ख़त्म होगा और कब एक दूसरा टॉपिक शुरू होगा। एक कन्वर्सेशन में कैसे पता लगता है कौन सब पार्टिसिपेंट कब चुप होगा, अगला कब बोलेगा, ये सारी चीज़ें टर्न टेकिंग में आती हैं, ठीक है। अब इसमें जी ये क्या है? ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस TRP, a point in a conversation where a change of turn is possible. It is usually end of a sentence. जी, एक इंसान बोलते बोलते चुप हो गया है, तो जी वहाँ पे फिर अगले ने बोला है तो उसने कोई और बात की है, एक टर्न ले लिया गया है, और इसे कहते हैं ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस TRP। अगले को भी पता लग गया है कि भाई मेरा पार्टिसिपेंट जो अगले से मैं बात कर रहा हूँ वो चुप हो गया है, उसकी टोन से पता लग जाता है कि वो उनके भी टॉपिक छोड़ दो, अब अगला टॉपिक शुरू करो। तो फिर जी आप वहाँ से टर्न ले लेते हैं या अगला टर्न ले लेता है। तो ये जो एक सर्टन साइंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं कि जी अगला टॉपिक शुरू हो जाना चाहिए, तो ये जी पॉइंट होता है वो वाला जहाँ पे आपको टर्न ले लेना चाहिए, ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस, ठीक है। इंटरप्शन क्या होता है? जब आपका स्पीकर जी वेट नहीं करता टर्न टेकिंग का या टर्निंग पॉइंट का, ठीक है, वो बीच में ही बात आपकी इंटरप्ट कर देता है और अगला टॉपिक
अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर देता है, तो इसको जी इंटरप्शन कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ देख लें, यूजुअली इंडिकेटेड विद, ये डबल स्लैश है, ठीक है। पॉज क्या होता है? एक्सेप्टेबल लेंथ। पॉज ये होता है कि जी एक तो वो होता है ना कि आप वाइल कन्वर्सेशन जो आप बीच में थोड़े थोड़े पॉज लेके बोलते हैं, ठीक है। एक वो होता है द पॉज इज़ इंटेंडेड टू कैरी मीनिंग एट्रीब्यूटेबल साइलेंस, के जी आपने थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त सोचने के लिए आप थोड़ा सा खामोश हुए हैं कि मैं आप इसे क्या जवाब दूँ, तो मीनिंगफुल साइलेंस है। या आपने अगले की बात का जवाब नहीं देना चाहते, एम्बैरस हैं आप कुछ इस बात पे, कुछ कोई है हो गई ऐसी बात, तो जी एक मीनिंगफुल जब आपकी साइलेंस होगी तो जी उसे एट्रीब्यूटेबल साइलेंस कहेंगे, ठीक है। ये जी पॉज होता है आपकी कन्वर्सेशन में। एडजेंसी पेयर्स क्या होते हैं जी? ये होते हैं आपकी कन्वर्सेशन में फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स। मैं समझाती हूँ इसका, पहले ये एग्जांपल देख लें। जैसे कि एग्जांपल, रिक्वेस्ट हैज़ acceptance and refusal. Examples, question, answers, offer, accept, blame, deny, request, acceptance, promise, acknowledgement. उन लोगों ने इस चीज़ों को एडजेंसी पेयर्स बोल दिया है। उनका कहना है कि जी कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे गए हैं कन्वर्सेशन में जो कि फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। मतलब कि अगर और उन्होंने इसे पेयर कह दिया है, मतलब कि एक स्पीकर एक पेयर बोलता है, दूसरा स्पीकर दूसरा उसका पेयर बोलता है। जैसे कि अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, ये एक पेयर हो गया। इसका आगे क्या जवाब दिया जाएगा? ऑब्वियसली अगला आपको थैंक्स बोलेगा, तो ये उसका सेकंड पेयर हो गया। इस तरह के जो फ्रीक्वेंटली पैटर्न्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि हाँ भाई इसका जवाब यही हो सकता है, इसके पेयर में इसके साथ यही लग सकता है, तो ये जो पेयर्स होते हैं ये होते हैं एडजेंसी पेयर्स। जैसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसका जवाब क्या होगा? या वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिफ्यूज़ करेगा, तो ये दो पेयर बन गए, ठीक है। क्वेश्चन का क्या आगे से पेयर बनेगा? आंसर होगा, तो ये एक पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का क्या होगा? आगे से आंसर होगा, ये एक पेयर हो गया। ऑफ़र कोई करता है तो या तो अगला एक्सेप्ट करेगा या रिफ्यूज़ करेगा, तो ये दो पेयर हो गए, ठीक है। तो ये जो पेयर्स होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं, उन्होंने इसको एडजेंसी पेयर्स कह दिया, जो कि ऑफन ही आपकी कन्वर्सेशन में पाए जाते हैं, आते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कन्वर्सेशन एनालिसिस, उनका कहना है जी आपके कन्वर्सेशन एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है? लैक ऑफ सिस्टमेटिसिटी, मतलब कि इतना कोई जिसे कह लें ना कि सिस्टमेटिक वे है इसका कन्वर्सेशन का, नहीं जी। आपका खुद का कहना है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, कोई पीछे का एक प्रैक्टिकल टास्क नहीं होता वाइल कन्वर्सेशन। तो जब इस तरह होता है तो भाई बोंगियाँ ही छोड़ते हैं, कोई इतना खास सिस्टम नहीं होता कन्वर्सेशन का, ठीक है, कि आप उसकी बिना पर उसे क्या कहें कि एनालिसिस करें। तो लिस्ट ऑफ ऑल एडजेंसी पेयर्स इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, के ये जो आपने एडजेंसी पेयर बना दिया है ना कि नहीं इसका इस सवाल का जवाब यही होगा, इस पेयर का जो दूसरा पेयर होगा यही होगा, नहीं जी। जब कन्वर्सेशन करते हैं तो अगला कोई भी जवाब दे सकता, उसकी मर्ज़ी, ठीक है। तो सिस्टमेटिसिटी जो है ना वो नहीं है कि एक सिस्टम के थ्रू अगर आप कहें कि कन्वर्सेशन होती है, नहीं जी। डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट प्रैग्मेटिक और सोशो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन, जी इसमें आपका प्रैग्मेटिक और सोशो लिंग्विस्टिक जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स, उनको भी इतना बारे में नहीं लाते, ठीक है। ये जी लिमिटेशंस है। टॉपिक नंबर 125, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, CDA होता क्या है? मसलन के पावर रिलेशंस की बिना पर जो डिस्कोर्स होते हैं, इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस में वो स्टडी किया जाता है टू हेल्प रिवील हिडन एंड ऑफन आउट ऑफ साइट वैल्यूज़, पोजीशंस एंड पर्सपेक्टिव अंडरलाइंग टेक्स्ट, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड डोमिनेंस एज वेल एज स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी
लैंग्वेज के थ्रू जो पावर किसी पे दिखाई जाती है या पॉलिटिकल कंट्रोल एक लैंग्वेज के थ्रू जो किया जाता है, या डोमिनेंस दिखाई जाती है, या किसी भी तरह के इस तरह के पावर रिलेशंस किए जाते हैं लैंग्वेज की बिना पर, किसी को परसू करना, कमांड करना, किसी को मैनिपुलेट करना, इस तरह लैंग्वेज के ज़रिए ये सारी जो डिस्कोर्स होती हैं ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में एनालाइज की जाती हैं। ठीक है, एज अ मेथड ऑफ रिसर्च इसमें क्या होता है, इट इज़ सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेज इन विच डिस्कोर्स कंसोलिडेट पावर एंड कॉलोनाइज ह्यूमन सब्जेक्ट्स। जो लोगों पे पावर दिखाई जाती है या लोगों को जिस तरह भी परसू किया जाता है थ्रू लैंग्वेज, उन्हें कॉलोनाइज किया जाता है। जिस तरह हमारे पास मिसाल है बरसगीर की कि किस तरह अंग्रेज़ों ने अपनी लैंग्वेज को हर जगह फैला दिया, डोमिनेट कर दिया, और उसकी वजह से इंग्लिश हर जगह फैल गई, और इंग्लिश की बिना पर किस तरह डोमिनेंस दिखाई जाती है लैंग्वेज की बिना पर। सिंपल इसमें है कि लैंग्वेज की बिना पर जिस तरह भी पावर को मेंटेन किया जाता है, वो सारी डिस्कोर्सेस, सारे वो जो होते हैं तरीक़ेकार, वो इसमें आते हैं। ठीक है, Major issue investigated in CDA: the use of discourse in relation to social and cultural issues such as race, gender, politics, identity, ideology, etc. कि जी आपकी सोसाइटी में ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, रेस, जेंडर, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, ये किसकी बिना पर बने हैं? ये आपकी लैंग्वेज की बिना पर ही बने हैं ना, कि आपका नज़रिया ये है, किसी ने लैंग्वेज की बिना पर ही एक नज़रिया दिया, आपके दिमाग में डाला। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी क्या है, ये आपकी लैंग्वेज के बिना पे बनती है या किसी की लैंग्वेज की बिना पे बनती है। पॉलिटिक्स में कैसे कोई पॉलिटिशियंस कैसे अपनी लैंग्वेज की बिना पर लोगों पे अपनी धाक बिठाते हैं, जो भी वो परसू करते हैं लोगों को। तो ये सारी जो डिस्कोर्स हैं ये इनमें एनालाइज किए जाते हैं। वाई द डिस्कोर्स इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वे एंड व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ दैट काइंड ऑफ यूज़, के इस तरह की डिस्कोर्स क्यों यूज़ की जाती हैं, क्यों किसी को इस तरह लफ्ज़ों की हेर फेर से उसके दिमाग को बदला जाता है, या इस तरह की डिस्कोर्स क्यों की जाती हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में। अजम्पशंस ऑफ CDA क्या इसमें है, क्या अजम्पशंस हैं CDA के? लैंग्वेज यूज़ इज़ ऑलवेज सोशल। लैंग्वेज का इस्तेमाल हमेशा सोशली ही होता है। सोसाइटी में कोई काम करना है, कोई सी चीज़ को कोई सरंजाम देना है, वो हमेशा लैंग्वेज यूज़ की बिना पर ही होता है, लैंग्वेज को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो लैंग्वेज यूज़ इज़ ऑलवेज सोशल। डिस्कोर्स बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स द सोशल वर्ल्ड। आप जिस तरह भी बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज की बिना पर आप रिफ्लेक्ट्स भी करते हैं, आप जो है एनालाइज भी करते हैं, और आप उसे की बिना पर अपने जो है इधर उधर सोसाइटी या अपना सोशल वर्ल्ड आपकी लैंग्वेज की बिना पर ही बनता है। एक काला है तो उसे काला क्यों बोला जाता है? वो लैंग्वेज की बिना पर ही, लैंग्वेज किसी ने बोला है उसको काला, तो ही एक सोशल आइडेंटिटी बनी है ना। तो आपकी जो रियलिटी है, आपकी सोसाइटी की जो रियलिटी है, वो आपकी लैंग्वेज की बिना पर ही बनती है। पावर रिलेशंस आर डिस्कर्सिव। उनका कहना है कि पावर जो होता है वो कोई किसी चीज़ की बिना पर नहीं, वो आपकी लैंग्वेज की बिना पर होता है, कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस तरह से आपकी पावर पता लगती है। मतलब जैसे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी लैंग्वेज की बिना पर आप से वोट निकलवाते हैं। तो ये उनका कहना है पावर रिलेशंस आर डिस्कर्सिव, ये बदलते रहते हैं। एक जिस तरह लैंग्वेज यूज़ करेगा उसकी उस तरह पावर देखी जाएगी या उस तरह उसकी पावर बनेगी। ठीक है, डिस्कोर्स डज आइडियोलॉजिकल वर्क। आपकी लैंग्वेज ही आइडियोलॉजिकल वर्क करती है, आपकी लैंग्वेज ही नज़रिए बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में। Discourse is historical. The link between text and society is mediated. Discourse is a form of social action. आपकी लैंग्वेज बेसिकली एक सोशल एक्शन है, जो आप बोलते हैं अपनी सोसाइटी में अपने काम निकलवाने के लिए, दूसरों से काम निकलवाने के लिए, या खुद काम करने के लिए, जो भी है एक सोशल एक्शन है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ CDA। क्या क्या इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं CDA के? CDA एंड फ्रेमिंग। CDA फ्रेमिंग क्या, कि
एक टेक्स्ट आपको एक मखसूस फ्रेम में तब्दील करके आप या उस फ्रेम में फ़िट करके दिखाया गया है कि आप एक मखसूस उस राइटर के एंगल से आप उस टेक्स्ट को देखें कि वो आपको राइटर अपना एंगल आपको दिखाना चाहता है कि वो किस तरह इस चीज़ को देखता है। तो टेक्स्ट को एक ख़ास फ्रेम में दिखाया जाता है, ठीक है, वो टेक्स्ट को उसमें ढाला जाता है। फोरग्राउंडिंग व्हाट इज़ चूजन टू एम्फसाइज, टेक्स्ट में किस चीज़ को ज़्यादा उभारा गया है, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बैकग्राउंडिंग what is chosen to de-emphasize or leave out of the text. It can easily be identified in newspaper reporting के आप क्या चीज़ को उभारा गया है। एक तो ये फोरग्राउंडिंग हो गया। बैकग्राउंड में किस चीज़ को छोड़ दिया गया है, किस चीज़ को डी-एम्फसाइज कर दिया गया है कि आप खुद सोचें कि क्यों इसे डी-एम्फसाइज कर दिया गया। जिसमें उन्होंने कहा इट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड इन न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, कि उसमें वो एक मखसूस चीज़ पे जोर देते हैं और बकाया चीज़ ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो खुद सोचें। प्री सपोजिशन के क्या चीज़ जो है टेक्स्ट में खुद से सपोज करके लिख दी गई है कि अच्छा इस तरह हो गया ये तो अच्छा भी है, ठीक है। टॉपिकलाइजेशन, आपके टेक्स्ट का टॉपिक क्या है, हर बात में किस टॉपिक को ही उभारा जा रहा है। एजेंसी क्या होती है, हु इनिशिएट द एक्शन, एजेंट पेशेंट रिलेशनशिप। टेक्स्ट में या डिस्कोर्स में कौन सा कोई जो भी बात कर रहा है वो क्या काम सर अंजाम दे रहा है थ्रू हिज लैंग्वेज, क्या पावर शो कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है वो अपनी लैंग्वेज की बिना पर, ये होती है एजेंसी। चॉइस ऑफ वर्ड, डिस्कोर्स में कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, टेक्स्ट में कैसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसकी बिना पर पावर रिलेशंस चल रहा है, क्या कितनी फॉर्मेलिटी है, कितनी इनफॉर्मेलिटी है डिस्कोर्स में, कितना कोई बोलते हुए कितना कॉन्फिडेंट है, ये सारे इसमें आते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ CDA, इसमें जो क्रिटिसाइज़ किया गया, इट शुड इंक्लूड डिस्कशंस विद द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द टेक्स्ट। उनका कहना है कि खाली आप ना इन टेक्स्ट को पकड़ के एनालाइज मत करें, वो जिन्होंने वो प्रोड्यूस किए हैं टेक्स्ट, या जो लोग उनका सामना करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उनसे भी आप डिस्कशन करेंगे वो क्या फ़ील करते हैं उसके बारे में, क्यों उन्होंने इस तरह बोला या इस तरह जो भी। इट डज़ नॉट ऑलवेज कंसिडर द रोल ऑफ अ रीडर एंड इज़ नॉट डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक। जी, आपको हमेशा एक रीडर के तौर पर ही इसको नहीं एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। ना ये इतना डिटेल्ड होता है और ना सिस्टमेटिक है। मतलब क्रिटिसिज्म इसका ये है कि ना ये इतना डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, ना इतना सिस्टमेटिक इनका एनालिसिस होता है। टॉपिक नंबर 126, मल्टीमीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस। मल्टीमीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है कि जी अब उन्होंने टेक्स्ट के साथ साथ जो इमेजेस होती हैं, साइंटिफिक सिंबॉलिज्म होता है, गेस्चर्स, एक्शंस, म्यूज़िक एंड साउंड, इन सारों के हवाले से जो भी इस तरह पावर रिलेशन शो किए जाते हैं वो भी उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिए हैं कि खाली लैंग्वेज ही तो नहीं है जिसके ज़रिए डोमिनेंसी दिखाई जाती हैं या इस तरह जो है पावर रिलेशंस शो किए जाते हैं। इमेजेस भी हैं, हमारी जो आजकल के इतना सोशल मीडिया के उसमें इतनी इमेजेस हैं, इतने वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी इमेजेस इस तरह बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इमेजेस इस तरह सिंबल्स, गेस्चर्स, एक्शंस, म्यूज़िक एंड साउंड, इन सबको भी एनालिसिस किया जाता है मल्टीमीडिया डिस्कोर्स में। इन मल्टीमीडिया टेक्स्ट in multimodal text discourses and events collectively called multimodal phenomena, MCQs. The medium is the mean through which the multimodal phenomena materialize. Example given: newspaper, television, computer or material object and events. इसमें जो आपका मीडियम जो होता है वो ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आपको वो डिस्कोर्स या आपको वो चीज़ दिखाई गई है। जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इस तरह की दूसरी चीज़ें, या आपको जो इमेजेस दिखाई जाती हैं अक्सर ही, या आपको जो एड्स दिखाई जाती हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आपको कोई मीनिंग दिया जाता है, एक डिस्कोर्स दिया जाता है आपको इन सारी चीज़ों के ज़रिए। तो इन सबको एनालाइज़ किया जाता है मल्टीमीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस में। बेसिक आइडिया इन मल्टीमीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इन्होंने बेसिक आइडिया देने के लिए एक मिसाल दिया है कि मिसाल के तौर पर आप किसी इमेज को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है।
आपके सामने एक इमेज है, आप क्या करेंगे, पहले आप उसके एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर गौर करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ इमेजेस जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, मतलब लाइक पेंटिंग जो होती है वो रुकी हुई होती है। जो दूसरी वीडियोस होती हैं वो मूविंग पिक्चर्स होती हैं। तो स्टैटिक कुछ जो इमेज होती है वो स्टैटिक इमेज होती है और कुछ होती हैं मूविंग इमेजेस। ठीक है। ग्रामर ऑफ इमेजेस क्या होता है कि आप उस इमेज में ये देख लेते हैं कि ये एलिमेंट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एलिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब इमेजेस में इस एलिमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, ये एलिमेंट है एनालाइज के काबिल। ठीक है, ये होती है ग्रामर ऑफ इमेजेस। इमेज एंड कॉन्टेक्स्ट, अब उनका कहना है जब आप उसके मीनिंग पे आते हैं तो जो मीनिंग है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट से ही लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप उस इमेज को एनालाइज करेंगे तो इमेज जो होती है वो अनसेड होती है, मतलब कि वो इमेज खुद तो नहीं बता सकती ना मेरा मीनिंग क्या है, वो आपने अपनी नॉलेज की बिना पर उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको एनालाइज करना होता है, मीनिंग देखना होता है। तो उनका कहना है इमेजेस डू नॉट जस्ट से थिंग्स बट सीक टू डू थिंग्स एज वेल। एग्जाम्पल गिवन, एड्स वॉन्ट अस टू डू समथिंग नेमली बाय द प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड। इमेजेस कुछ कहती नहीं है पर स्टिल उनका एक मीनिंग होता है। एड्स क्यों बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को ख़रीदें, उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। पोस्टर्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ क्यों बनाई जाती हैं कि जो वो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल व्यूज़ लें या सोसाइटी में चेंजेस आई जाएं, इस तरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये इमेजेस बनाई जाती हैं। ठीक है। वर्ड्स प्ले टू रोल्स, उनका कहना है जो वर्ड्स होते हैं वो दो रोल अदा करते हैं। एक तो वो लैंग्वेज में जो वर्ड्स पाए जाते हैं वो अगर आप अलग से टेक्स्ट या डिस्कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो आपको अलग मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। एक जब वो किसी इमेज के साथ आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, ये जी दो रोल अदा करती है। ठीक है, बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।